गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट की नॉर्मल डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं, अ कैटलिस्ट विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। बिना किसी परमानेंट केमिकल चेंज के जो रिएक्शन को अल्टर कर दे उसको कहा जाता है कैटलिस्ट। नॉर्मली अल्टर का मीनिंग होता है इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, यानी कैटलिस्ट का काम क्या है, या तो वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा या रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देगा, लेकिन उसमें कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आता। ठीक है, रिएक्शन में कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आता और फिर भी वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, उसको क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट। नॉर्मली जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोमोटर कैटलिस्ट और पॉइजनस कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोमोटर कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो नॉर्मली रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अगर हम एक गिलास वाटर लेते हैं और उसमें हम कोई भी बेकिंग सोडा या इनो ऐसी कोई चीज़ डालते हैं जिससे उस वाटर की जो रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, या नॉर्मली हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और उसमें सॉल्ट डाल देते हैं तो वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और उसमें क्या हो जाता है, रिएक्शन की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो बॉटल से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोमोटर का काम कर रहा है सोल्ट। ठीक है, ऐसी सेम पॉइजनस कैटलिस्ट होता है विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर दें। नॉर्मली हम दूध की बात कर रहे होते हैं, अगर दूध उबल रहा है और उसमें हम नॉर्मल थोड़ा सा पानी डाल दें तो क्या हो जाता है, वो दूध की जो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हुई होती है वो डाउन हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम कैटलिस्ट का पॉइजनस और प्रोमोटर रोल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, अभी तक हमने जो एक्टिवेशन एनर्जी में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी थी, अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड्स। तो इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में जो कैटलिस्ट होता है वो टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। कैसे? with the reactant resulting in an intermediate complex। reactant जब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करता है, दिस हैज़ अ ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंट एंड डिकम्पोजेस टू इल्ड प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ साथ हमें जो डिकम्पोज होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है वो कैटलिस्ट के साथ मिलता है। मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे थे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के साथ, उसमें जब हमने कैटलिस्ट डाला तो हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा लेकिन विद कैटलिस्ट मिलेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है KClO3 का, यहाँ पे MnO2 कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब KCl3 के साथ जब MnO2 डालेंगे तो रिएक्शन पे अफेक्ट होगा, अल्टर होगी रिएक्शन। तो अल्टर होने में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो ब्रेक होके क्या बना देगी, 2KCl अलग बना देगी और 3O2 अलग बना देगी। सेम एज अदर रिएक्शन है कि 2MnO2 कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन शो करेंगे हम। तो ये जो कैटलिस्ट के साथ वाली ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होने के बाद जब हम इसकी रिएक्शन कैटलिस्ट से करा रहे हैं तो कैटलिस्ट से रिएक्शन करने के बाद ये हमें फॉर्मेशन मिल रही है, और ये जो फॉर्मेशन हमें लास्ट में मिल रही है ये प्रोडक्ट के साथ साथ कैटलिस्ट भी मिल रहा है। नेक्स्ट, इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 इज कैटलिस्ट। कोई भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ पे R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, उसकी जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमारे पास RC6H5 और HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर जब इसी की रिएक्शन हम कैटलिस्ट के साथ शो करते हैं तो हमें ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का पता कैसे चलता है, इसमें हमें दोनों चार्ज शो हो रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। Now it is believed that the catalyst provide an alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy। कि इससे ये जितनी भी हमने रिएक्शन पढ़ी इन सबसे ये पता चल जाता है कि जो कैटलिस्ट है वो हमें अल्टरनेट पाथवे यानी अलग अलग रास्ता प्रोवाइड करता है रिएक्शन मैकेनिज्म को रिड्यूस करने का, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने का बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हैंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी। और उसके किसके अकॉर्डिंग, पोटेंशियल एनर्जी को लो करने के अकॉर्डिंग। यानी कि ये कैटलिस्ट हमें ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे हम रिएक्शन मैकेनिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं बाय किसके, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को चेंज करके या उसे लो करके। कैसे? ये हमें एक डायग्राम शो हुआ है, ग्राफ है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है।
अगर हम यहाँ से रिएक्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ हमारा रिएक्टेंट था, यहाँ पे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ रही थी कैटलिस्ट, यहाँ पे बिना कैटलिस्ट के हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ तक पहुँच रही थी, और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा था। यही हमारी फॉर्मेशन थी जो हमने पहले ग्राफ में पढ़ी थी। ये रिएक्टेंट, यहाँ से यहाँ तक की हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये प्रोडक्ट। जैसे ही हमने इसमें कैटलिस्ट डाला तो जो कैटलिस्ट वाला रास्ता था वो ये डॉट डॉट वाली लाइन रिप्रेजेंट करने लगा। तो डॉट डॉट वाली लाइन रिप्रेजेंट से इतना डिफरेंस आ गया हमारी एक्टिवेशन एनर्जी में। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कितनी हो गई, कम हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक थी हमारे विदाउट कैटलिस्ट के, और यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी विद कैटलिस्ट के। तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। यहाँ पे देखो, ये पुराना हमारा पहले वाला जो ग्राफ था एक्टिवेशन एनर्जी का, वो देखो, ये वाला हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ था। यही चीज़ थी कि ये हम रिएक्टेंट ले रहे थे, ये हम प्रोडक्ट ले रहे थे, और यहाँ से यहाँ तक का जो चीज़ थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंटेशन की, वो क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी थी। यही चीज़ हमने इस वाले ग्राफ में भी शो की है। इस वाले ग्राफ में हमने क्या शो किया है कि यही पाथवे है बिल्कुल सेम। जो ऊपर वाला है ये हमारा नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी का है, और जो नीचे वाला वो हमारा कैटलिस्ट का है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये बताता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो विदाउट कैटलिस्ट ज़्यादा हायर थी एज कम्पेयर टू विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने के बाद रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई। तो ये पूरा डायग्राम लर्न करना है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? इट ओनली कैटेलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट नॉट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कि जो भी कैटलिस्ट है वो सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे अफेक्ट डाल सकता है, उसी पे वर्क कर सकता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे ये कोई वर्क नहीं करता। सेकेंड, इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्ट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करता, यानी इक्विलिब्रियम पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम फॉर्म करने में हेल्प करता है। मतलब कोई भी रिएक्शन है उसमें जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता कैटलिस्ट का काम क्या है कि जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होने में 10 मिनट लग रही थी वो 5 मिनट में कर दे, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है और जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को फास्टर अटेन करने में। Now third, it catalyzes both forward and backward reaction to the same extent to maintain the equilibrium state in case of reversible reaction। कि it catalyze the both forward and backward reaction, कि अगर हम रिएक्शन फॉरवर्ड में कर रहे हैं या फिर हम रिएक्शन बैकवर्ड में कर रहे हैं, ठीक है, सेम एक्सटेंट पे, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड पे होती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्क हो रहा है। तो स्टेट इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में कैटलिस्ट दोनों ही साइड वर्क करता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन आ रही हो तब भी कैटलिस्ट का वर्क होगा, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तब भी कैटलिस्ट का सेम फॉर्मेशन में वर्क होगा। नाउ फोर्थ वन, इट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होता है वो गिब्स एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, ना ये गिब्स एनर्जी को चेंज करता है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड पे इफेक्ट करता है, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। उसमें कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, कितनी एनर्जी ऐड हो रही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसकी स्पीड इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। Now fifth one, a small amount of catalyst, a large amount of reactant। कि कैटलिस्ट हो सकता है स्मॉल अमाउंट का हो, ठीक है, हो सकता है कि नॉर्मली रिएक्टेंट से स्मॉल अमाउंट में ही हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम रिएक्टेंट से ज़्यादा पावर का कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो कभी भी कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा, उसमें एनर्जी लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम पे गिब्स एनर्जी अफेक्ट करेगी। इसलिए हम हमेशा स्मॉल अमाउंट कैटलिस्ट यूज़ करते हैं फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के लिए। Now, thank you. We will continue in next.